सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल IITN माइंडसेट। हम लोग अपनी सीरीज सोल्ड टू लर्न कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम रोज एक एक क्वेश्चन IIT एडवांस से सोल्व करते थे, उसके पीछे का कंसेप्ट जानते थे और एनालाइज करते थे कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, कौन सी डिटेल फालतू है, कौन सी ज़रूरी है। और इसी सीरीज़ में मैं आगे बढ़ते हुए एक न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, जो है गैस वर्क। क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमारे पास या तो कई बार टाइम की कमी हो जाती है, या कोई और रीज़न हो जाता है, या हम किसी क्वेश्चन अटक जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन हम सोल्व कर नहीं पाते। तो उस टाइम हमें गैसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब वो गैस कैसे करें, उसके ऊपर ये वीडियो है। अगर हम हवा में तुक्के मारेंगे तो मतलब वैसे तो 50% भी नहीं, कितना 25% चांस होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का सही होने का, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन आते हैं 25% चांस है। तो इस चांस को कैसे बढ़ाएं, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो इसमें मैं पहले आपको बताता हूँ कि एक एनालिसिस किया हमने। पिछले कुछ सालों के हमने पेपर उठाए और उनको एनालाइज किया, कौन सा ऑप्शन कितनी बार आ रखा है। तो ये देखने को मिला हमें कि जैसे ऑप्शन 1 23, 22, 21, 24 टाइम्स। ठीक है, ये एक पेपर है, ये एक पेपर है, ये एक पेपर है और ये एक पेपर है। ये जेई मेंस के क्वेश्चन उठा रखे हैं और न्यूमेरिकल सीरीज, और जिसमें इंटीजर टाइप ऑप्शन होते हैं और जिसमें मल्टीपल करेक्ट होते हैं, उनकी सीरीज हम इसके बाद लेके आएंगे, इस वीडियो के बाद। तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि जनरली कोई भी आंसर ऑप्शन 20 से कम नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं सोच के चल रहा था कि क्या पता कुछ ऐसा निकला है, इस एक ऑप्शन 40 टाइम्स आए, फिर दूसरा 7 टाइम्स, 17 टाइम्स, ऐसा नहीं। तो जिन्होंने एग्ज़ाम पेपर सेट किया है, उन्होंने पहले से ही इसका दिमाग लगा रखा है कि लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फिर भी एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ये देखो यहाँ पे 21 टाइम्स है, 20 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे 24 टाइम्स और यहाँ पे 21 टाइम्स है। तो जनरली ऑप्शन जो सी है वो बाकी ऑप्शन से कम आ रहा है, मतलब लेस प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली। वैसे नहीं है कि 20 से कम है। ठीक है, तो इस चीज़ से एक एनालिसिस हम ये निकाल सकते हैं, वो ये है कि क्योंकि सभी ऑप्शंस लगभग बराबर बार ही आ रहे हैं। ठीक है, अभी मान लो आपके एग्जाम में आए 100 क्वेश्चन आए। ठीक है, उसमें से आपने टोटल अटैम्प्ट कर लिए, टोटल मान लो आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, और उनका प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई ये सही होंगे। अभी आपके पास 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो एक जो, मैं रैंडम तुक्का तो नहीं कहूँगा, लेकिन एजुकेटेड जो गैस वर्क कर सकते हैं वो ये है कि अब चूंकि सभी ऑप्शंस लगभग बराबर बार ही आ रखे हैं, तो जो आपने 80 क्वेश्चन अब तक किए हैं, ठीक है, उसमें एनालाइज करो कि कौन सा ऑप्शन कितनी बार आपने सेलेक्ट कर लिया। मान लो 80 क्वेश्चंस किया आपने। ठीक है, अभी इसमें से क्या है कि आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लिया 25 बार। ठीक है, ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है आपने 17 बार। ठीक है, ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लिया आपने, कुछ भी लगा लो, 21 बार। ठीक है, और ऑप्शन डी भी मान लो कुछ बार आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मान लो ये 22 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टोटल कितना हो गया पता नहीं, 80 के लगभग हो गया होगा, थोड़ा कम भी हुआ। तो इसमें ये निकल के आएगा कि जो ऑप्शन बी है वो हमने कम बार सेलेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन चूंकि पहले के पेपर्स को हम एनालाइज करके देख रहे हैं कि सारे ऑप्शंस की लगभग प्रोबेबिलिटी सेम सेम सी है, और 25% है, मतलब प्रोबेबिलिटी इज 1/4 अराउंड। ठीक है, क्योंकि गैस वर्क कर रहे हैं देर तो बता नहीं पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें आपको दिमाग में ये रहेगा कि इन ऑप्शंस में ऑप्शन बी आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। तो
जहाँ भी आपको डाउट लगे, ऑप्शंस को कंपेयर करना हो, ठीक है, और एक्सट्रीम्स को हटा दो, उसके बाद जहाँ भी डाउट है आप ऑप्शन बी करेक्ट टिक करो, और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि सही हो जाएगा। एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे इससे, जो बचे हुए हैं 80 के बाद, ठीक है। उसके बाद आप फिर एनालाइज करो कि कितने ऑप्शन आपने ए के करेक्ट किए, कितने बी के, कितने सी के, कितने डी के, ऐसे। तो जिसका कोटा पूरा हो चुका है, जैसे ए है, मान लो 27 टाइम ऐसा कुछ होगा, तो इसका मतलब उसके बाद जो क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता, उसका ऑप्शन ए आने का चांस बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा उसका चांस, ठीक है। तो एक तो ये है। उसके बाद जो स्ट्रेटजीज होती है एजुकेटेड गैस वर्क की, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें ये है कि एजुकेटेड गैसिंग, ठीक है। सीधी बात है, ये सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, लेकिन हमें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन सही करने सिलेक्शन करवाने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी वो ओक्रेंस देख सकते हैं। तो जैसे सैंपल एक क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो अभी आप सारे ऑप्शंस में देखोगे, एंड करके आ रखा है कि जो फ्रेंच है और अरेबिक है उसका सबसे ज़्यादा ओक्रेंस, सबसे ज़्यादा बार, इवन गलत ऑप्शंस में भी, जैसे अरेबिक यहाँ पे भी है, अरेबिक यहाँ पे भी है, 2 बार अरेबिक है, ठीक है। फ्रेंच देखे तो फ्रेंच यहाँ पे भी है, और फ्रेंच यहाँ पे भी है, 2 बार है। स्पेनिश सिर्फ 1 बार है, इंग्लिश सिर्फ 1 बार है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंच और अरेबिक होने के चांस, जो ऑप्शन करेक्ट होने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो एक तो ये है, फ्रीक्वेंसी को आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला होता है, जो हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, वो है एलिमिनेट द एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे एक क्वेश्चन आ रखा है, एवरेज नंबर ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन इन द रिकॉर्डेड एनुअली, कोई भी रैंडम क्वेश्चन है, उसमें हम क्या देखेंगे कि भाई इसमें एक्सट्रीम क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसे 25,000 बार, जो जनरल सेंस के हिसाब से जो कि करेक्ट नहीं हो सकता, 1000 टाइम्स भी करेक्ट नहीं हो सकता, इसका आंसर बी और डी में से आएगा, ठीक है। सॉरी, इसका ऑप्शन आएगा हमारा सी और डी में से, क्योंकि 25 है, ये बहुत मिनिमम हो गया है, और जो 25 है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये मिनिमम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। ये दोनों सी और डी है, ये क्लोज क्लोज है, तो इसका मतलब इसका आंसर इसके अंदर से हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलर चॉइस स्ट्रेटजी की। सर्टेन क्वेश्चंस हैव आंसर दैट आर क्लोजली रिलेटेड और आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, दिस शुड बी योर क्लू कि 2 सिमिलर आंसर हैं। सिमिलर चॉइस कैन बोथ भी करेक्ट या इधर भी करेक्ट, ठीक है। तो कई बार ऐसे ऑप्शन आता है जो एक जैसा लगता है, जैसे कई बार ऑप्शन आता है हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन मैथ का, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, एक 10 दे रखा है, एक 12 दे दिया, एक -5 दे दिया, और एक +5 दे दिया। तो ये जनरली इसलिए होते हैं कि आपको चेक करने कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी। मान लो मैथ में एक भी आपकी मिस्टेक हो गई है, तो +5 का -5 आ गया, और -5 आंसर दे रखा हुआ, आप तो करेक्ट कर दोगे। तो जनरली इसमें ऑप्शन होता है जो क्लोज रिलेटेड होते हैं उनके बीच में, ठीक है। अब उसके बाद जो हम बात करते हैं वो है पेयर चॉइस बिटवीन टू डिफरेंट और अपोजिट चॉइसेस, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है कि आ, अब कोग्निजेंट का मीनिंग देखना है। तो मान लो आपको इनसेंसिटिव का मतलब भी नहीं पता, रिमोर्सफुल का भी नहीं पता, ठीक है, नहीं पता मीनिंग आपको, लेकिन इसमें 2 ऑप्शंस ए और बी में आप ये देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 60 to 70% है कि ऑप्शन इन दोनों में से ऊपर हो। इग्नोरेंट मतलब जो इग्नोर करता हो, चीज़ को ध्यान नहीं रखता हो। अवेयर मतलब उसका अवेयर हो। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन 2 ऑप्शन का करेक्ट होने की, ए और बी में से, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। अम्ब्रेला ऑप्शन स्ट्रेटजी। अम्ब्रेला ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है?
When one option encompasses the other options and is or more inclusive, choose it. ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है। एग्जाम्पल देके बताऊं, मान लो कोई रेंज का ऑप्शन है कि क्वेश्चन पूछ लिया कि जो रूट है वो कहाँ पड़ेगा, ठीक है, या फिर ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी। तो ए ऑप्शन है मान लो -1 से 3 है। बी ऑप्शन है मान लो 0 से लेके 4 है। ठीक है, सी ऑप्शन है मान लो आप -2 से लेके 4 है। और डी ऑप्शन है मान लो कहाँ से मानना है, 1 से लेके और 3 के बीच में। तो इसमें ये देखना है आपको कि अभी जो ऑप्शन नंबर बताऊँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर आप सी देखते हो, सी के अंदर क्या दे रखा है, ये जो -2 और 4 है ना, ये ज़्यादातर रेंज को कवर करने लग रहा है। ठीक है, इसको इसको मान लो आप 0 से लेके 6 मान लिया। ठीक है, तो ज़्यादातर रेंज को -1 से 3 वाली रेंज को भी कवर कर रहा है, -2 से 4, 1 से 3 वाली को भी कवर कर रहा है, और जो 0 6 है इस रेंज को भी कुछ हद तक कवर कर रहा है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर इंग्लिश की टर्म्स में देखो तो आप देखो जैसे डीप ब्रीथिंग है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, विजुअल एक्सरसाइजिंग है, तो इसमें प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये इनमें से लगभग तीनों कवर कर देता है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, अम्ब्रेला ऑप्शन। ठीक है, ये जो ज़्यादातर आंसर्स के मीनिंग या फिर उनकी वैल्यूज़ को कवर करे। फिर जो ये स्टडी सबको पता ही होगी, अवॉइडिंग एब्सोल्यूट्स की। अवॉइडिंग एब्सोल्यूट मतलब जैसे दे दिया कि ऑलवेज दिस ऑप्शन भी करेक्ट, ठीक है, या फिर नेवर, एवर, ऑल, नन, ऐसे ऑप्शंस है। ठीक है, तो उसको आप फॉल्स ट्रीट करना ज़्यादा वो समझो। ठीक है, कई बार ऐसे करते हैं कि ऑल ऑफ द वो आ जाए उसको टिक कर दो, नन ऑफ द वो आ जाए उसको भी टिक कर दो, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज है वो कंफ्यूज करने के लिए होती है। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस में ये वैल्यू गलत निकलती है जिससे आप तुक्का मारते हो। ऑल ऑफ द वो इज़ करेक्ट। ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज भी पॉजिटिव। जैसे अभी 2 दिन पहले हमने एक फिजिक्स का क्वेश्चन किया था, तो लिख रखा था कि म्यू एम जी की वैल्यू है वो ऑलवेज नहीं, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हमेशा म्यू एम जी रहेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन जनरली कलेक्ट गलत होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द एक्सेप्शन और द मोस्ट डिफरेंट आंसर स्ट्रेटजी, एंड द पिक ऑप्शन डिफरेंट और डज नॉट बिलोंग टू एनी अदर ऑप्शंस। ये ज़्यादातर वैसे तो इसमें जो होता है अपना सी सेट में एक इसका पूरा पोर्शन ही बना हुआ है, ये जो सबसे अलग हो। ठीक है, एक्सट्रीम्स का जो मैंने पहले बताया था, एक्सट्रीम का और इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सट्रीम में आपको एक वैल्यू एक्सट्रीम नहीं मिलेगी, एक्सट्रीम में 2 वैल्यू मिलेंगी। एक्सट्रीम जैसे एक मिलेगा 5 मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपको 50,000 मिल जाएगा, एक मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा 1500। तो इसमें 2 वैल्यू लगभग एक दूसरे के आसपास और 2 वैल्यू एक्सट्रीम। तो ये एक्सट्रीम का केस है, एक्सेप्शन का नहीं है। एक्सेप्शन का केस क्या होगा, एक्सेप्शन का केस ही होता है, मान लो एक वैल्यू आपकी 5 है, एक 3 है, एक 4 है, और एक वैल्यू आपकी दे दी 10,000, मान लो 1000 दे दी, तो एक्सट्रीम का केस है। ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जो एक्सट्रीम है वो आंसर होने का। ठीक है, जैसे अगर इंग्लिश की टर्म्स में भी अगर हम देखेंगे तो वो इधर रखा है कि ड्राइविंग ए कार, स्विमिंग, हाइकिंग, ये सारे थोड़ा को करिकुलर एक्टिविटीज़ टाइप है या फिर थोड़ा फन टाइप है। स्टडिंग फॉर एग्जाम ये सबसे अलग है, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी कुछ और स्ट्रेटेजीज हमारे पास है। इसमें फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास है कि समटाइम्स द करेक्ट आंसर इज लॉन्गर देन द अदर्स, when more time is put in developing a response, chances are that it is correct। आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है,
कि रोटेशनल डायनामिक्स से कोई क्वेश्चन दे रखा आपको, उसने पूछ रखा है कि फ्रिक्शन को एनालाइज करो आप, किधर होगा, कितना लगेगा, हिसाब से रोलिंग होगी, प्योर रोलिंग होगी, नहीं होगी। तो उसमें जो छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, अगर आपको आता है तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। जल्दी सोल्व हो गया है तो छोटा ही ऑप्शन हो तो जब आपको ऑप्शन पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मान लो उसको सोल्व करने में टाइम लग रहा है और टाइम आपके पास कम है, तो जो सबसे लंबा आंसर है, एग्जामिनर को भी टाइम लगा होगा ना ये इतना थेरापेटिक टेक्निक, डॉक्टर प्रिस्क्राइब सब लिखने में, तो जनरली ये ऑप्शन सबसे करेक्ट होता है। ऑप्शन सी सबसे लंबा आंसर, ये करेक्ट है। फिर कीवर्ड स्ट्रेटेजी होती है। कीवर्ड स्ट्रेटेजी क्या होती है? चूज ए रिस्पॉन्स दैट हैव सेम और सिमिलर वर्ड्स इन इट एज ए क्वेश्चन। और जैसा क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर उसी सेंस में उसके आंसर हो, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं हो लेकिन जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है, तो अगर वैसा ऑप्शन मिलता है तो उसके करेक्ट होने की चांस जाता है। जैसे ये लोका सिस्टम ऑफ मेमोराइजेशन इज जनरली मोर इफेक्टिव देन द रिपीटिशन। तो इसमें दे रखा है कि जैसे इसमें तो अलग ही बात कर रही है, रिपीट इन्फॉर्मेशन गो डायरेक्टली लॉन्ग टर्म मेमोरी इजियर टू लूज, लेकिन इसमें एक वर्ड है लोका ही है, इसमें भी लोका ही है, तो ऑप्शन करेक्ट है। तो जिस सेंस में क्वेश्चन है उसी सेंस में आंसर भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, फिर एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली का, ग्रामर एरर का। मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसके आंसर दे रखे हैं 4, उसमें कोई ऐसा आंसर आ जाए जिसका ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट है, वो स्पेलिंग मान लो उसकी गलत है, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट कर देना हम। ठीक है, तो उसको तो एलिमिनेट कर देंगे। और एक और है कि वोवल्स का यूज़ कर सकते हैं हम ऑप्शन को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे एन दे रखा है, मीन सारा यू वुड मोस्ट लाइकली सी एन। अब चिंप के सामने नहीं आ सकता, मंकी के लिए भी ये वर्ड, तो एन है ये वोवल के सामने आएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो ये लगभग 12-13 स्ट्रेटेजीज थी आंसर को गैस करने के लिए। ऑब्वियसली ये कोई 100% तो श्योरिटी है नहीं कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन अगर आप किसी भी वजह से आपके पास टाइम नहीं है या आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में ये स्ट्रेटजी सबसे बेटर है, बस कम टाइम बचा है गैस करने की। तो ये जो 12 स्ट्रेटजी बताई है, इनको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप उस स्ट्रेटजीज को लगाने का भी टाइम आपके पास नहीं बचा है, तो ये जो एनालिसिस है ये तो यही कहता है कि जो भी 4 आंसर दे रखे हैं वो बराबर बराबर डिवाइडेड है। ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि अगर ए ही सही आ रहा है सभी एग्जाम्स में, ऑप्शन है ऑप्शन है ऑप्शन है, तो मान लो किसी ने ए तुक्के मार दिए और 100 में से मान लो 70 जो क्वेश्चन है उनके ऑप्शन नहीं है, तो भाई वो तो फ्री में ही टॉप मार जाएगा। तो इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि अगर सारे मान लो कोई सी तुक्के मार के आ जाए पूरे एग्जाम में, ठीक है, तो मान लो 25 इसके करेक्ट हो गए, तो 25 जो कि कितने हो गए 100, ठीक है, और -1 नेगेटिव तो -75 कर लो, तो 25 हो गया, तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई रिजर्व कैटेगरी या फिर ऐसा कुछ हो तो कर भी जाए क्वालिफाई, भाई कट ऑफ ही मान लो 20,000 है तो अलग बात है। उसमें ये कर सकते हो कि जितनी भी आपको लगता है मेरे आंसर सही है उनको एनालाइज करो, उनमें कौन से ऑप्शन से ज़्यादा बार भरा गया है, तो इसका मतलब जो ऑप्शंस आपके बचे हैं, जो क्वेश्चंस बचे हैं, उसका वो ऑप्शन आंसर नहीं होगा, दूसरा आंसर होगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और ट्राई करो कि गैस वर्क की कभी नौबत ही ना आए।